वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दिन की शुरुआत करते हैं द 5 AM क्लब किताब के एक कोट के साथ। ऑर्डिनरी पीपल लव एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल लव एजुकेशन, एडोर एजुकेशन, राइट। अगर आप एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं तो याद रखिए, एंटरटेनमेंट इन द सेंस के किताब पढ़ने की जगह पर, मीन्स पता है कि किताब पढ़ना या फिर कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ना, राइट, या फिर कोई भी कुछ भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखना जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा पॉडकास्ट सुनना। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन का पार्ट हैं। और अगेन, कल का जो कोट था उसको यहाँ पर मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो इट्स नॉट इन द शेयर मार्केट, इट्स ऑन योर सेल्फ। सेल्फ डेवलपमेंट जो है, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और कोई हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको लगे कि भाई नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है, तो उस समय पर 5 सेकंड के लिए लीजिए, मीन्स 5 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लीजिए और सोचिए कि क्या मुझे ये वीडियो, इन द सेंस कि ये फिल्म या फिर कोई सीरीज़ देखना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई एक किताब के 10 पन्ने पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल सी अ डिफरेंस। मीन्स आपका दिमाग जो है वो आपको कहेगा कि भाई वो किताब पढ़ ले, थोड़े पेजेस पढ़ ले, लेकिन ये जो एक पुरानी आदत है ना, उसकी वजह से हम हमेशा एंटरटेनमेंट के पास चले जाते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। आई एम नॉट सेइंग कि आप कभी भी फिल्म मत देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं भी कभी फिल्म नहीं देखता हूँ, यस, लेकिन हर रोज़ की जो आदत है ना, दैट इज़ बैड। वीक में एक बार देखते हैं, नथिंग रॉन्ग विथ इट एट ऑल, लेकिन हर रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप हर रोज़ यूट्यूब पर 1-1.5 घंटा जो है वो अलग अलग एंटरटेनिंग चीज़ें देख रहे हैं, तो रिमेंबर दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग यू, राइट। डियर फ्रेंड्स, आज 11 सितंबर 2023 है, दिन है मंडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, राइट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफ्रीकन यूनियन इन G20। टैगलाइन है फुल मेंबरशिप स्ट्रेंथन्स वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? डेवलपिंग देश, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं, इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, राइट। और जनरली जब ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, मैं यहां पर GN लिख रहा हूं, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है डेवलप्ड देश। तो अभी तक क्या था, वर्ल्ड की सिचुएशन यही थी कि सारी चीज़ें जो हैं, दुनिया के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप्ड देश ही तय करते थे। इट्स लाइक जो एक पुरानी जो सिस्टम थी, उसमें पेरेंट्स जो होते थे वही सारी चीज़ों को तय करते थे कि इन द सेंस कि बेटा यही कपड़े पहनने हैं, यही खाना खाना है, राइट, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन अब सिस्टम ये है कि पेरेंट्स खुद कहते हैं कि भाई आपको जो कपड़े पहनने हैं वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, इज़न्ट इट। तो अब चीज़ें थोड़ी और डेमोक्रेटिक हो चुकी है। एक रफ एग्जांपल है ये। लेकिन जो ग्लोबल नॉर्थ का बिहेवियर था वो ऐसा नहीं था। वो ये कहता था कि भाई यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। वो एक प्रकार की दादागिरी भी थी, एक प्रकार का एक बंधन था उस समय पर। लेकिन अब ये बंधन जो है वो टूटने लगा है, एक लंबे समय से टूट गया है, लेकिन अब साइकोलॉजिकली भी ये टूट रहा है। और अब ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा है। जो डिसीजन मेकिंग टेबल हैं ग्लोबल लेवल का, जिसको आप हाई टेबल भी कह सकते हैं, राइट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाई टेबल। यहाँ पर सबसे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं या फिर सबसे पावरफुल लोग बैठते हैं, उसको हाई टेबल कहा जाता है। तो ये जो हाई टेबल है उसमें ग्लोबल साउथ के देश जो हैं उनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा है। अब खबर यह है कि G20 जो है उसमें अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप मिल चुकी है। देखिए, G20 के बारे में एक और चीज़ यहां पर बताना चाहूंगा। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें टोटल कितने देश हैं? 19 देश, राइट, 19 कंट्रीज, और एक यूनियन है इसमें, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ये अभी तक की सिचुएशन थी। अब एक और यूनियन ऐड हो चुका है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो कंट्रीज मीन्स ये यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 कंट्रीज हैं। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, राइट। चलिए आंकड़ा आपको दिखा देता हूं, इट इज 55, राइट। 55 देश अफ्रीकन यूनियन के प्लस 27 जो हैं वो हो गए यूरोपियन यूनियन के, और ऊपर से
आप ऐड कर दीजिए 19 कंट्रीज, तो यू कैन सी कि ये जो G20 है ना, या फिर अब इसका नाम होगा शायद G21। तो G21 में 19 पार्टीज हैं, सॉरी 21 पार्टीज हैं, 19 कंट्रीज और दो यूनियंस, तो टोटल 21 पार्टीज हैं। लेकिन कितने सारे देश इस G20 या फिर G21 के मेंबर्स हैं, आप समझिए, राइट। अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक फुल स्टेटस मिल चुका है, फुल मेंबरशिप का स्टेटस मिल चुका है, और इससे ग्लोबल साउथ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इटसेल्फ, उसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको आप डेवलप्ड देश कह सकें, राइट। सारे के सारे देश जो हैं वो डेवलपिंग देश हैं, और बहुत सारे देश जो हैं वो तो अंडर डेवलप्ड हैं। तो अब अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो अब उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, एक हैपनिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उनको अब एक सीट मिली है। तो अब अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, एंड दिस इज ए बिग थिंग बाय इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये प्रपोजल जो है अफ्रीकन यूनियन की एंट्री का, वो एक लंबे समय से रखा था, और अब ये प्रपोजल जो है वो फाइनली कल्मिनेट हो चुका है। फाइनली इसका एक रिजल्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। अभी तक क्या था कि G20 जो है वो दुनिया की 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप था, लेकिन अब G20 जो है वो दुनिया की 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। एक लंबे समय से इंडिया का रोल अगर आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बना हुआ है, राइट। एक आवाज है, एक बुलंद आवाज है ग्लोबल साउथ की, और ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश उनके कंसर्न्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखने का काम जो है वो हमारे देश भारत ने किया है, विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अफ्रीका होल्ड्स वाइटल ट्रेड लिंक्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अफ्रीका एज ए कंट्री जो है वो अपने आप में, व्हेन आई से कंट्री आई मीन टू से अ कॉन्टिनेंट, राइट। हम जानते हैं कि अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट जो है, इसके बहुत सारे देश हैं, और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जगहों पर लेट्स से अगर आपको सदर्न यूरोप में ट्रेड करना है, तो नॉर्दर्न यूरोप से उसका दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, गेटवे है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अफ्रीका की। अब उन सारी छोटी छोटी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, आज हम बिग पिक्चर को ही देख रहे हैं, अफ्रीका की छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, और इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद। इसी के साथ साथ अफ्रीका के पास बेहद रिसोर्सेज हैं जो हम सब जानते हैं, राइट। अफ्रीका जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो सोने पर बैठा हुआ एक है देश या फिर एक कॉन्टिनेंट, राइट, जिसके नीचे सोना है, लेकिन सोने के ऊपर आप बैठे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, राइट। एक आदमी था, राइट, एक भिखारी था। तो ये भिखारी जो है वो एक संदूक पर बैठा रहता था, और एक लंबे समय तक 2-2.5 दशक तक ये संदूक पर बैठा रहा, भीख मांगता रहा, और दुनिया को देखता था कि भाई किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास परिवार है, किसी के पास अपना घर है, और लोग घूमने के लिए जाते हैं, और बस मैं इसी जगह पर, उसी एरिया में वो रहता था, राइट। उसी वो जो एक स्ट्रीट थी, वहाँ पर वो एक जगह पर संदूक पर बैठा रहता था। सालों से ये चलता रहा, 2.5 साल मीन्स 2.5 दशक तक ये चीज़ जो है, 2.5-3 दशक तक ये चीज़ चलती रही। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उसने सोचा कि ये संदूक जो है उसको खोल कर देखता, और जब वो देखता है तो उसके अंदर सोने के बिस्किट्स थे, राइट। सो दिस इज द थिंग विथ अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, राइट। बहुत ही पैसे हैं, बहुत ही रिसोर्सेस है, लेकिन उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों एक दूसरा लेसन जो हम अफ्रीका से सीख सकते हैं, दैट इज़ कि आपका HC यानी कि आपका ह्यूमन कैपिटल जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया ना कि पर्सनल जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, वैसे ही एक देश के लिए ह्यूमन कैपिटल से बड़ा कैपिटल और कोई है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट कोई भी देश करे तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। जापान को देख लीजिए,
राइट। एक जापान के पास उतने कोई खास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इन द सेंस के नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन जापान ने क्या किया, अपने देश के लोगों पर इन्वेस्ट, अपने सिटीजन्स पर इन्वेस्ट किया, उनको टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस बनाया। और आप देखिए जापान जो है लंबे समय से दुनिया पर एक प्रकार से राज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, राइट। बहुत कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जापान बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो अफ्रीका जो है उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की कमी की वजह से ये चीज़ नहीं है। और ह्यूमन कैपिटल जब आपके पास नहीं होता है तो सारी चीज़ें फिर आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी उतनी नहीं होगी, ऑटोक्रेसी होगी, आर्मी का राज होगा, मिलिटेंट मीन्स करप्शन बहुत ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें। और हमारा देश भी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल में हम बहुत ही आगे हैं, हमें भी ह्यूमन कैपिटल पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। G20 एलिवेशन एनहेंसेस अफ्रीकाज ग्लोबल प्रेजेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है, AFCFTA, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एडिशन के तौर पर मैंने यहाँ पर ऐड की है, यहाँ पर आप इसका एक आइकॉन लोगो भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक फ्री ट्रेड एरिया है जिसमें लगभग सारे नहीं लेकिन लगभग सारे अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो आ जाते हैं इसमें, राइट, इस AFCFTA में। तो एज यू कैन सी हियर, राइट, फॉलो दिस लेजर पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये सारे देश हैं जिन्होंने साइन कर लिया है, और ये ग्रीन वाले जो देश हैं उन्होंने साइन भी कर लिया है और अपनी अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई भी इसको कर दिया है। तो कितने सारे देश हैं, बहुत कम देश जो हैं वो बचे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी साइन किया है लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया। और लेट मी टेल यू, मॉरिशियस जो है वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, और सेशल्स जो है वो लगभग समवेयर अराउंड हियर, सेशल्स जो है वो आपको नॉट देयर, समवेयर अराउंड हियर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा शायद, यहाँ पर है सेशल्स समवेयर हियर, राइट। तो ये सेशल्स जो है वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। नाउ ये जो यूनियन है ना इनका, अफ्रीका का, ये 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और 3.4 ट्रिलियन डॉलर की GDP को रिप्रेजेंट करता है। और इस यूनियन में ये ताकत है कि ये 30 मिलियन लोगों को गरीबी की चपेट में से निकाल सकता है। तो इसके फुल पोटेंशियल के लिए इसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और ये एक प्रकार का सिंगल अफ्रीकन मार्केट है, कस्टम्स यूनियन है, सिंगल कस्टम्स यूनियन है। तो इट्स अ गुड थिंग। अब जैसे जैसे इसका सॉलिड इम्प्लीमेंटेशन होगा, इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। और भारत और अफ्रीकन यूनियन जो हैं उनके बीच में भी इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया जा सकता है, राइट। तो अफ्रीका जो है ये उतना ज़्यादा जनरली हमें न्यूज़ में नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने एक डीप डिस्कशन जो है, जितनी डीप हम जा सकते हैं, जो एक लिमिटेड टाइम में जो जितना जा सकते हैं वो जाने की कोशिश की है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू डियर फ्रेंड्स। अब एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है, इट्स अबाउट इस्लाम, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। द एबिस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, नीचे टैगलाइन पढ़िए, द लेसन फ्रॉम द वायलेंस इन पाकिस्तान इज दैट द मुस्लिम वर्ल्ड हैज रीच्ड अ स्टेज वेयर mere condemnation of extremism is not enough. What is needed is a re-evaluation of Muslim theology. पाकिस्तान में जो वायलेंस हुआ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो अटैक किया गया, इसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी। तो ये जो अटैक्स हैं और फिर इन अटैक्स के बाद जो कंडेमेशन किया गया है, कंडेम का मतलब होता है कि आप उसकी निंदा करते हैं कि भाई इस प्रकार का एक्सट्रीमिज्म जो है वो बराबर नहीं है, तो सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ नॉट इनफ। मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम देश जो हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कुछ थियोलॉजी है, थियोलॉजी यानी कि उनके जो धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि कुरान है, और कुरान के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन वाली जो किताबें हैं, जिनको थियोलॉजी यानी कि धर्म की थ्योरी, तो ये जो मुस्लिम थियोलॉजी हैं उनको री-इवैल्यूएट, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा ये राइटर जो हैं वो कहते हैं। अब पाकिस्तान में चर्चेस को जलाया गया, वहाँ पर कुछ 21 चर्चेस हैं उनको जलाया गया, बहुत सारे क्रिश्चियन घरों को जलाया गया, और इतना ही नहीं जो बाइबल हैं उसको भी जलाया गया, उसको भी फाड़ा गया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वीडन में अगर किसी ने कुरान को जलाया है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर सऊदी अरेबिया जैसा देश जो है वो ट्रैवलर अगर कोई है तो वो भागवत गीता को डस्टबिन में वहाँ पर फेंक देते हैं एयरपोर्ट पर ही, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन ये सारे चीज़ों में एक बदलाव की ज़रूरत है।
ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो कोई भी धर्म का कोर अगर आप मीन्स समझेंगे, उसके डीपर लेवल को समझेंगे, देन यू विल फाइंड कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो किसी भी धर्म के साथ फिट हो ही नहीं सकता। मैं डीपर लेवल की बात कर रहा हूं, ऊपर ऊपर पर जो चीजें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स हमें दिखा रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अब यहां पर जो अटैक किया है वो टीएलपी नाम की एक तालिबान या फिर तारीख लब्बायक पाकिस्तान, इसका नाम है, तारीख लब्बायक पाकिस्तान नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ये चर्चेस जो हैं उन पर अटैक किया है। और ये अटैक जो है वो एक रूमर पर आधारित है। रूमर ये थी, अफवाह ये थी कि क्रिश्चियन कॉलोनी में कुरान के पेजेस को जलाया गया, उनको मीन्स पेजेस मिले थे और यहाँ पर कुरान को जलाया गया, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली और फिर टीएलपी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे ख़तरनाक बात अगर कोई है जो मुझे लगी तो दैट इज़ कि जो मॉस्क के मस्जिद हैं उनके स्पीकर्स से इस प्रकार की डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया गया। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये ऐसा मीन्स इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। पाकिस्तानी क्लेरिक्स, वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, वहाँ के जो क्या कहते हैं मौलाना, राइट, वहाँ के जो भी धर्मगुरु, जो यहाँ पर हम कहते हैं ना धर्मगुरु, वैसे वहाँ के जो क्लेरिक्स है, क्लेरिक्स यानी कि एक धर्म का गुरु, तो वहाँ के बहुत सारे धर्मगुरुओं ने ये जो वायलेंस है उसकी निंदा की है। और यहाँ तक बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वहाँ के पाकिस्तान के क्लेरिक्स जो हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कीजिए, अनफॉर्चुनेटली धर्म के नाम पर कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफ़ी मांगी है और इस प्रकार के क्लेरिक्स जो होते हैं उनको सलाम है कि वो पीस के लिए, शांति के लिए इस प्रकार के डिसीजंस, और उन्होंने टीवी पर आकर ये माफ़ी मांगी है, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान के इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ साहब, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो भेजा है। उन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पर जाकर उन्होंने खुद अपने हाथों से जो अफेक्टेड लोग हैं उनको खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। और उन्होंने जो कॉमन मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान हैं, वहाँ की जो मेजॉरिटी हैं, उनको कहा है कि भाई आप कुछ स्टेप्स उठाइए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, और इसी के साथ साथ उनकी जो 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 मंदिर हैं, उनकी जो मंदिर हैं, चर्चेस जो हैं, राइट, गुरुद्वारे जो हैं, सिनेगोग जो हैं, तो इनकी रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो आपकी भी है। सरकार के साथ साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ आपको भी नॉन मुस्लिम्स या फिर माइनॉरिटीज़ और उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो एक बहुत ही सही मैसेज जो है वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस साहब ने दिया है। क्योंकि जनरली पाकिस्तान की जो जुडिशियरी है उसके बारे में भी एक बात बताई जाती है कि वो बहुत ही बायस्ड है, राइट। उनके अंदर भी वो एक एक्सट्रीमिज्म जो है वो देखने को मिलता है कि अगर कोई माइनॉरिटी का कोई केस है तो उसमें पता ही चल जाता है कि भाई ये केस जो है वो एक तरफा ही होगा, वो धर्म के नाम पर वो केस जो है वो मेजॉरिटी के पक्ष में ही जाएगा। भले ही मेजॉरिटी या फिर जो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें अगर वो मीन्स मेजॉरिटी के हैं और उनका कसूर है तो भी, तो इस प्रकार की एक बातें जो हैं वो बताई जाती है। मीन्स एक छवि जो है पाकिस्तान की जुडिशरी की वो ऐसी है, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने काफ़ी अच्छा स्टैंड जो है वो लिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के जो क्लरिक्स हैं, एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं, उन्होंने मीन्स कुछ ही ऐसे मुस्लिम क्लरिक्स हैं जिन्होंने ये चर्च बर्निंग के इंसिडेंट की निंदा की है, उसको कंडेम किया है। तो ये जो साइलेंस है ना, बहुत सारे ऐसे क्लरिक्स ने स्टैंड नहीं लिया है, दिस इज़ नॉट गुड। ये उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये भाई किसी दूसरे देश में हो रहा है तो इसके बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। दिस शुड टेक ए स्टैंड। क्योंकि क्या होता है कि एक तो आपका मॉरल स्टैंड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ होता और आपने स्टैंड लिया और फिर किसी दूसरे देश में हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, यू नो। तो ये मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ साथ फिर जो लोगों का ट्रस्ट है वो मीन्स ऐसा हो गया है, अब लोग जो है मीन्स जो कहता है ना स्ट्रीट में क्या बातें चल रही हैं, लोग जो है वो क्या बात कर रहे हैं, वो लोगों ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम क्लरिक्स जो हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर लेट्स से किसी मॉस्क पर कोई अटैक हुआ है तो फिर वो एक स्टैंड लेते हैं, लेकिन अगर किसी चर्च पर या फिर किसी मंदिर या फिर सिनेगोग पर अगर कोई अटैक हुआ है तो उनका कभी भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं आता है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो जनरली ऐसी नहीं है। कुछ ऐसा देखिए आप, यहाँ पर इंडियन क्लरिक्स हैं, मुस्लिम क्लरिक्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया इस चर्च बर्निंग पर। तो यही चीज़ जो है वो उनको करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही प्रूव करने की ज़रूरत है, दूसरे धर्म के जो लोग हैं
वो भी ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई किसी भी मीन्स हम यहाँ पर बैठकर मैं और आप डिस्कशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई किसी भी धर्म के वर्शिप के प्लेसेस के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सिनेगोग हो, गुरुद्वारा हो, एक्सेट्रा, कोई भी हो, राइट। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अगर ऐसा समझ सकते हैं, हम तो धर्म के बारे में क्या जानते हैं, 1% भी नहीं। तो ये जो महान लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धर्म के स्कॉलर्स हैं, उनको तो ये स्टैंड जो है वो लेना ही चाहिए। स्कॉट फिट्जजेराल्ड नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है स्कॉट फिट्जजेराल्ड, उनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोट्स भी हैं। उन्होंने कहा था कि ये सुपरमेसिस्ट थियोलॉजी जो है, ये कुरान की जो टीचिंग्स हैं, कुरान ने जो चीज़ें बताई उस पर हावी हो चुकी है ये सुप्रीमेसिस्ट थियोलॉजी। सुप्रीमेसिस्ट थियोलॉजी में क्या है कि जो हम एक्सट्रीमिज़म देखते हैं ना, ये एक्सट्रीमिज़म ने जो कुरान में जो चीज़ें बताई गई उस पर हावी हो गया। ये सुपरमेसिस्ट थियोलॉजी, उसका भी एक इतिहास है, राइट। और ये जो सुपरमेसिस्ट थियोलॉजी कुरान की टीचिंग के ऊपर हावी हो गया, इसकी वजह से नॉन मुस्लिम्स की तरफ एक नेगेटिविटी बढ़ने लगी। और इसके बाद ये भी हुआ कि जो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनटॉलरेंट होने लगी। बहुत सारे देशों में ये इनटॉलरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये जो फतवा जारी किए जाते हैं, राइट, इसमें जो कुरानिक डॉक्ट्रिन है, जो फंडामेंटल कुरान में जो चीज़ें बताई जाती है वो फतवा में इग्नोर की जाती है। कुरान यह कहता है, उसका ये यहाँ पर कोट भी है वर्स का, कि नो कंपल्सन इन रिलीजन। और खलीफ उमर जो थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो जेरूसलम के चर्चेस हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम जो है वो मुस्लिम्स करेंगे। नॉन मुस्लिम्स को किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का डैमेज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ खलीफ आए हैं, खलीफा जिनको आप कहते हैं, तो ऐसे खलीफास जो हैं वो आए हैं जिन्होंने कुरान के जो फंडामेंटल्स हैं उनको स्प्रेड किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें हैं ना, सुप्रीमेसिस्ट थियोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से। और इसकी वजह से एक एक्सट्रीमिज़म वाली छवि जो है वो इस्लाम की हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इस्लामिस्ट कंट्री जो हैं उनकी भी इस प्रकार की छवि जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो बॉटम लाइन है वो यही है कि मुस्लिम थियोलॉजी नीड्स रीएवल्यूएशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियनिज्म अलाइन विद कुरान्स टीचिंग्स फॉर ट्रू चेंज। अगर बदलाव चाहिए तो कुरान में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके साथ ये थियोलॉजी को अलाइन कीजिए। ये कुरान की टीचिंग के फंडामेंटल्स के बाहर ये थियोलॉजी जो जा रही है उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अब दोस्तों बात करते हैं, ये दो आर्टिकल्स तो हो चुके हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, stock taking calamity. The world needs genuine breakthroughs in climate talks. G20 में क्लाइमेट क्राइसिस, क्लीन एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। और फ्रांस के जो मीन्स आज का फर्स्ट पेज जो था न्यूज़पेपर का, आई वाज रीडिंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मुझे पढ़ने को मिला। मीन्स फर्स्ट पेज पर ऑफकोर्स G20 के बारे में बातचीत है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जो है तो उसमें आई वाज रीडिंग के उसमें एक बहुत लंबा आर्टिकल, फर्स्ट पेज पर एक रिपोर्ट था और उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो कहाँ पर गए हैं, आई थिंक ही इज़ इन बांग्लादेश। यूएसए के प्रेसिडेंट गए वियतनाम या फिर नहीं, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, बट यूएसए के मीन्स ये जो हमारे जो बाइडन है, आई थिंक वो वियतनाम गए। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो गए, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं वो गए थे, मीन्स अभी वो G20 की समिट को ख़त्म करके वो गए बांग्लादेश, ऐसा कुछ है। बट एनीवेज दैट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इमैनुअल मैक्रोन साहब ने ये बताया है कि G20 को क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। उतनी कोई ख़ास बातें जो हैं वो या फिर इतने कोई सॉलिड कमिटमेंट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन एनीवेज ये उनका एक पॉइंट है। लेकिन G20 जो है उसमें डेफिनेटली ये क्लाइमेट क्राइसिस और क्लीन एनर्जी जो है उसके ऊपर बातचीत हुई। और यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल स्टॉकटेक जो है वो भी हाईलाइट करता है कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने हैं। और ये जो ग्लोबल स्टॉकटेक है, इट विल हेल्प अ लॉट। जो दुबई में नेक्स्ट COP28 की मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, तो ये दुबई में होगी, तो इसके लिए एक टेम्पलेट के तौर पर ये काम करेगा। अब ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसका एमिशन आज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है।
पेरिस एग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आगे एवरेज शब्द लगता है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन को देखें, जिस प्रकार से एमिशंस चल रहे हैं, तो पेरिस एग्रीमेंट की जो लिमिट है वो क्लियरली वायोलेट हो रही है। और ज़्यादा अच्छे एम्बिशियस टारगेट्स नहीं, और ज़्यादा एम्बिशियस एक्शन की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस को घटाने की ज़रूरत है। और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हमें 2030 तक अचीव करना है तो इसके लिए 20.3 से लेकर 23.9 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हमें कम करना पड़ेगा। दिस इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी बिग टारगेट। ये नहीं किया तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच जाएंगे, इजीली क्रॉस कर जाएंगे। और अगर आपको लगेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, तो इसीलिए मैंने बताया दिस इज़ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा कि इसकी वजह से वहाँ का जो लोकल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, सो यू कैन इमेजिन कि अगर किसी जगह पर लेट्स से 42 डिग्री जो नॉर्मल रहता था, तो वहाँ पर अगर 4 डिग्री भी बढ़ जाए तो आपको लगेगा जस्ट 46 डिग्री नहीं है, 42, 40 के ऊपर जैसे एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसकी सीवियरिटी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देता है ये 1 डिग्री का भी डिफरेंस। और 2 डिग्री सेल्सियस जो है, ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को अगर हमने क्रॉस किया तो ये एक टिपिंग पॉइंट है। पुराने लेक्चर्स में मैंने कई बार ये चीज़ समझाई है, टिपिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, लेट्स से कि ये एक ऐसी लाइन है। अब आप धीरे धीरे इसको मीन्स आगे बढ़ रहे हैं, एक बार आपने इस लाइन को क्रॉस कर दिया, अगर ये टिपिंग पॉइंट वाली लाइन है, एक बार आपने ये क्रॉस की, ये लाइन इट्स लाइक ए लक्ष्मण रेखा, एक बार क्रॉस किया उसके बाद वापस आना इम्पॉसिबल है। तो ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, इससे टिपिंग पॉइंट, इसको एक बार क्रॉस किया उसके बाद बर्बादी ही बर्बादी है। उसके बाद आप करोड़ों पेड़ उगा दें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। डिस्ट्रक्शन जो है वो इतना तेजी से स्टार्ट हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फॉसिल फ्यूल से दूर जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, राइट, और ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और G20 कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ग्लोबल कोल पावर जो है उसका 93% रिप्रेजेंटेशन जो है ये G20 के देश करते हैं, राइट। G20 रिकॉग्नाइजेस, ये बात भी हुई कि 2030 से पहले हमें 5.8 से लेकर 5.9 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है फॉर ऑफ कोर्स डेवलपिंग देश। और 2030 से क्लीन एनर्जी के लिए $4 ट्रिलियन एवरी ईयर चाहिए, ताकि हम ये जो टेक्नोलॉजी हैं, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग देशों तक पहुंचा सके। और जल्द से जल्द हमें डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनका यूसेज बढ़ाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल, अगर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल या फिर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वी हैव टू यूज ग्रीन एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई एक इंडिविजुअल कंट्री जो है उसको यहाँ पर सिग्नल आउट नहीं किया है। और अब स्टॉकटेक रिपोर्ट जो है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये एक टेम्पलेट के तौर पर है, और वी नीड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द कहा ना कि एम्बिशियस टारगेट तो हैं, मैं और आप बैठकर बहुत ही इजीली 5 मिनट के अंदर अच्छे अच्छे टारगेट्स तय कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी नीड नाउ इज एम्बिशियस एक्शंस, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट डियर फ्रेंड्स। तो ये स्टॉक टेकिंग कैलामिटी वाला आर्टिकल भी हो चुका है। अब लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, सिक्योर एंड फेयर। उसके बाद ये वाला भी डिजास्टर को लेकर है, G20 के साथ जुड़ा हुआ ही है, इंटरेस्टिंग है, उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल को समझ लेते हैं। सिक्योर एंड फेयर, एफर्ट्स टू रेगुलेट अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस वेर ओवरड्यू। एक लंबे समय से सिक्योर एंड फेयर, राइट, ये क्या कह रहा है। और बैकग्राउंड में इमेज देखिए, मैं ये इमेज ढूंढने में मुझे मेहनत हुई, लेकिन सबसे कहते हैं ना प्रिसाइज इमेज, मीन्स ये इमेज अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें, यू विल अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो मीन्स हाथ डालती है आपकी जेब पर, आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है कि आपका हाथ अपनी जेब में चला जाए और आप चीज़ों को खरीदें।
तो ये जो अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको रेगुलेट करना जो है वो एक ओवरड्यू था, एक लंबे समय से इस चीज़ की ज़रूरत थी, जो फाइनली अब स्टार्ट हो चुका है। इंडिया एड्रेसेस ई कॉमर्स डार्क पैटर्न्स, ए पॉजिटिव मूव। ई कॉमर्स की कुछ डार्क पैटर्न्स हैं, वो क्या है वो भी हम समझेंगे, और ये एक पॉजिटिव मूव है कि भारत जो है वो अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंसल्टेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 अक्टूबर तक। आप भी एज अ स्टेक होल्डर, एज कंज्यूमर ग्रुप जो हैं आप, या फिर एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एज ऑनलाइन इंटरनेट यूज़र, आप भी अपने सजेशंस जो हैं वो सरकार को भेज सकते हैं। तो इस पर कंसल्टेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं मीन्स, और इस पर जब फीडबैक आएंगे 5 अक्टूबर तक, उसके बाद सारे फीडबैक को एवेल्यूएट करके इस पर और ज़्यादा डिस्कशन होगी। ब्रिटेन के हैरी ब्रिग्नोल, उन्होंने ये शब्द जो है 2010 में तैयार किया था या फिर कॉइन किया था, इसको कहते हैं डार्क पैटर्न्स। उस समय पर गूगल और फेसबुक जो हैं उसके बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, राइट, कि मैं कितना स्मार्ट था, जस्ट किडिंग, बट आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके, और जो डिसर्टेशन होता है ना, रिसर्च करनी होती है मास्टर्स के लिए, तो उसमें मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन मार्केटिंग। सीरियसली, राइट, ये मेरा पैटर्न भी है इसकी मेरे पास। तो ये इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन मार्केटिंग, ये मैंने इस पर रिसर्च की थी 2011 में, राइट, और उस समय पर ये बहुत ही नई चीज़ थी, राइट, कि फेसबुक और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो मार्केटिंग के लिए किया जाता है, और ये कंपनीज जो हैं गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, ये हमारी प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट करती है, हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है ना, ऑटो चेक्ड ट्रैवल इंश्योरेंस, आप जोमेटो स्विगी पर कोई खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, भूख लगी है और ध्यान जो है वो टेस्टी खाने पर है कि ये मंगवा रहे हैं सैंडविच, पिज़्ज़ा, व्हाटएवर, और आप ऑर्डर करते हैं, आपका ध्यान डिलीवरी चार्ज पर जाएगा कि भाई ओ 30 रुपये चार्ज कर रहा है, ये 100 रुपये की चीज़ें मंगवा रहा हूँ और 30 रुपये, तो 130, शायद आपका ध्यान जाए। या फिर अगर आप 2000 की आइटम मंगवा रहे हैं तो आप 30 रुपये जो हैं वो आपको कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन उसके नीचे आपको देखने को मिलता है ना, 1 रुपया फीड इंडिया, 1 रुपया इसके लिए, फिर बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऑटो चेक्ड ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं। हमें नहीं चाहिए भाई ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन आपने अगर देखा नहीं तो फिर ये ऑटोमेटिकली। अभी एक नई चीज़ हुई, मैं एक आपको बताऊं, मेरे फादर जो हैं, ही वॉज ए क्रिकेटर, राइट, ही वॉज ए वेरी गुड बैट्समैन एज वेल एज वेरी गुड विकेट कीपर, ऐसा मैंने सुना है, राइट। ऑफ कोर्स मैंने उनको खेलते तो नहीं देखा है क्योंकि उस समय पर ये सारी रिकॉर्डिंग, लेकिन फोटोज़ हैं पूरा, राइट, सीज़न, नॉट टेनिस क्रिकेट नहीं, राइट, टेनिस बॉल वाला नहीं, वो प्रॉपर जो सीज़न है ना, सीज़न के क्रिकेटर थे वो। तो आज भी क्रिकेट जो है इट्स लाइक मीन्स उनको पैशन है क्रिकेट, आज भी वो क्रिकेट देखते हैं, और कोई भी मैच आ रहा है चाहे किसी भी देश का, इट डजेंट मैटर, क्रिकेट चल रहा है तो ही विल वॉच। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैन क्रिकेट, राइट, महिलाओं का क्रिकेट जो है, तो क्रिकेट उनके लिए जेंडर न्यूट्रल है, यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी वो हॉटस्टार डिज्नी जो है ऐप, तो उस पर कोई क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो, मुझे क्रिकेट का उतना ज्ञान ही नहीं है कब कौन सी सीरीज चल रही है, मैं क्रिकेट नहीं देखता, वो क्रिकेट देखते हैं। तो ई टोल्ड मी कि भाई ये रिचार्ज करवा दे मुझे, तो मैं वो रिचार्ज कर रहा था उनके मोबाइल पर जो ऐप है उसमें। तो क्या हुआ पता है, ये कंपनीज ने अब क्या स्टार्ट कर दिया है, ऑटो वो कर दिया है कि भाई ऑटोमेटिकली पे हो, मीन्स कट डाउन, मीन्स सब्सक्रिप्शन, अगर देखिए अब क्रिकेट मैच जो है वो सीरीज़ जो है वो शायद 1 महीने 15-20 दिन तक चलेगी, तो सबसे जो कम प्लान था उनका वो 3 महीनों वाला था, तो मैंने कहा चलो सबसे कम प्लान वही है, 149 रुपीज़ का प्लान था, तो मैंने वो रिचार्ज करवाया। तो वो पहले ऐसा आया कि भाई ऑटो डेबिट हो जाए या फिर ऑटो में मीन्स 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली पैसे और कट हो जाएंगे और 3 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैंने डिक्लाइन कर दिया उसको, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये तो मैंने देखा इसलिए मुझे पता चला, वरना तो ऑटोमेटिकली कोई लोग जो हैं जिनके ध्यान में नहीं आया, ये ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी टैक्स सेवी, मेरे ध्यान में आ गया, अगर मेरे ध्यान में नहीं आता तो 149 रुपीज़ अगर कट होते रहते हैं, तो कुछ समय के बाद मुझे पता चलता कि 3 महीने में एक बार होने वाली चीज़ जो है ना, वो आपको उतनी ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि 149 कट हो गए। हाँ, अगर वो SMS आया तो फिर आपने देखा तो फिर अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये ऑटो डेबिट जब होता है ना, तो उसके ऐसी छोटी छोटी अमाउंट के SMS भी नहीं आते हैं,
तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उनका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ डार्क पैटर्न। फिर मैंडेटरी हमें ईमेल एड्रेस जो हैं वो डलवाए जाते हैं, हमारी बर्थ डेट, प्राइवेसी, या फिर वो कि आप एडल्ट हैं या नहीं, इसके नाम पर हमारे पास से ये हमारी बर्थ डेट भी ली जाती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। फिर उस हिसाब से हमें एडवर्टीज़मेंट पिरोसी जाती है। बर्थडे पर हमें ऐसे नजस, हमारे दोस्तों के बर्थडे पर, मीन्स दोस्त ऐसा जिसको आप दोस्त नहीं कह सकते, एक्वेंटेंस कह सकते हैं कि आप उसको जानते हैं, ऐसे लोगों के बर्थडे पर भी आपको मैसेजेस आएंगे कि भाई आपको इसको इनको ये गिफ्ट भेजना है क्या, ये, अरे भाई नहीं भेजना है उसको गिफ्ट, तो ये सारी डार्क पैटर्न्स हैं और ये डार्क पैटर्न्स को रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो हमारा ही डेटा लेकर हमसे ही पैसे बना रही है, हमसे ही पैसे जनरेट कर रही है। यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उन्होंने इस इश्यू को लेकर, डार्क पैटर्न्स को लेकर गाइडलाइंस जो है वो इशू की थी और यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी डार्क पैटर्न्स को लेकर वार्निंग दी थी। अब हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ASCI का रिपोर्ट आया है, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये बताया है कि 50% से ज़्यादा ई कॉमर्स जो हैं ये डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रही हैं। और टेक जायंट्स जो हैं वो जैसे हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, ये सारी चीज़ें हैं, और इनका इतना प्रॉफिट बढ़ चुका है कि कुछ छोटे छोटे देश जो है ना, उनकी GDP से भी ज़्यादा ये कंपनीज जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। बहुत सारे अफ्रीकन देशों को मिला लें उससे भी ज़्यादा FB और गूगल पैसे उनके पास ज़्यादा हैं। तो ये जो एफर्ट्स हैं, अभी तक भारत के एफर्ट्स जो हैं वो टैक्स और मर्चेंट के टैक्स पर फोकस थे, लेकिन अब कंज्यूमर और प्राइवेसी पर हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसमें भारत को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें भी इस प्रकार की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो बनाने की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है रीडेबल एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क्स। द G20 समिट एंड इंडिया सक्सेस इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बिल्ड रेजिलियंस टू रिस्क्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो G20 के लीडर्स हैं उन्होंने ग्लोबल लेवल पर एक क्रिटिकल ग्लोबल जंक्चर के बारे में, मीन्स हाईलाइटेड क्रिटिकल ग्लोबल जंक्चर, हम एक ऐसी जगह पर हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगी है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समिट जो है वो न्यूयॉर्क में होपफुली नेक्स्ट वीक होने वाली है या फिर इसी वीक है, आई हैव टू चेक द कैलेंडर। लेकिन ये जो आने वाली न्यूयॉर्क में जो समिट हैं, UNGA SDG समिट, तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो बहुत काम आएगी। देखिए, कोविड-19 हुआ, फिर युद्ध चल रहा है, बहुत सारे देश जो हैं वो डेट में हैं, फूड इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन है, तो ये सारी चीज़ें और ऊपर से क्लाइमेट क्राइसिस जो हैं, और हर जगह पर आप देखिए 2022 आप देखिए कितनी सारी जगहों पर डिज़ास्टर्स हुए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई, और 2023 में भी हम देख रहे हैं ना कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लोगों की फसल बर्बाद हो गई, लोगों की जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो बर्बाद हो गया। ग्लोबल हेडलाइंस अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड फ्लड्स, फायर्स, रिकॉर्ड हीट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू नॉर्मल बनती जा रही हैं, हमें इन पर एक्शन लेना ज़रूरी है। और इंडिया की बात करें तो हमारा देश तो एक डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है, और जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल देश हैं उनकी भी एक चीज़ है कि वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज हैं। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल देश पर सबसे ज़्यादा कर्ज हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो इससे पहले की डिस्कशन हमने की ना आज ये डिज़ास्टर्स पर, तो उसमें बताया ना कि 2030 से पहले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हर साल $4 ट्रिलियन की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों के लिए, ये सारे, क्योंकि ये सारे वल्नरेबल देश जो हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो पैसे देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस एग्रीमेंट, सेंदाई फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्रूशल हैं। ये एक प्रकार की ब्लूप्रिंट है पीस, प्रॉस्पेरिटी, क्लाइमेट एक्शन और डिजास्टर रिडक्शन के लिए। सेंदाई फ्रेमवर्क जो है पिछले 8 सालों से चल रहा है, लेकिन इसका प्रोग्रेस जो है वो स्लो रहा है, अब इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया कि कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, अगर हम कोलैबोरेट करें तो हम मिलकर चीज़ों का सामना कर सकते हैं, राइट। कोविड के समय पर हमने हमारा बेस्ट किया, मीन्स वरना वैक्सीन जो है उसको डेवलप करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे देशों ने वैक्सीन्स बनाई और डिस्ट्रीब्यूट भी की, और भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कोविन सिस्टम डेवलप की, बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो यही स्पिरिट से हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, डिज़ास्टर के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और भारत में ऐसा हुआ है कि हमारे 28 स्टेट्स जो हैं उनका खुद का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान क्रिएट हुआ है। बिपरजॉय जो आया ना, तो बिपरजॉय में 0 डेथ। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ प्रिपेयर्डनेस। 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने भी 28.6 बिलियन डॉलर जो हैं वो 5 सालों के लिए स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो भारत ने सीखी है, भारत इंप्लीमेंट कर रहा है, वो हम ग्लोबल लेवल के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें बेस्ट हैं, वी कैन ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन हमारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और डेटा, राइट, डेटा कैपेबिलिटीज, ग्लोबल डेटा कैपेबिलिटीज, जो जहाँ पर जिन जिन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो इसकी वजह से डैमेज बहुत कम हुआ है। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसा देश है जहाँ पर इस प्रकार की सिस्टम नहीं है। तो एक ग्लोबल डेटा कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि डिज़ास्टर से पहले चीज़ों को इवैक्यूएट किया जाए। एटलीस्ट चलो हम प्रॉपर्टीज़ जो है मीन्स नेक्स्ट अब जो बिल्डअप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उनको डिज़ास्टर को ध्यान में रखते हुए बिल्डअप किया जाएगा। तो वहाँ पर तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर वो चेंज नहीं हो सकता, जहाँ पर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको आज चेंज ना कर सके तो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ के लोग जो हैं उनको तो हम बचा सकें। और यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई है, बहुत अच्छा कोट आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर नीड नॉट बी डेडली। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो तो होने वाले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें हमारी जान लेकर ही जाए या फिर लाखों लोगों की जान लेकर जाए। अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, अगर कोऑपरेशन करते हैं, थोड़ा अवेयर रहते हैं, थोड़ा प्री प्लानिंग करते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भले ही होती रहें, मृत्यु जो हैं वो नहीं होगी, हम लोगों की जान को बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक विचार, बहुत ही अच्छी एक बात जो है वो उन्होंने बताई है। डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स कि ये जो सीरीज़ हैं, राइट, इट इज़ अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर एवरी वन ऑफ यू। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मास्टरी हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। और ये सीरीज़ को देखने के लिए, ये वीडियोस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के समय में हो सकता है, अगर आप लेट्स से पहली बार देख रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर 10th के स्टूडेंट हैं, या फिर आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, कोई आपके ऐसे दोस्त हैं, लेट्स से फैमिली फ्रेंड हैं जो अभी इस लेवल पर हैं 10th या फिर 12th में, और उनको फ्यूचर में IAS या फिर सिविल सर्विसेज में जाने की एक इच्छा है या फिर सपना है, तो उनको भी आप बता सकते हैं कि वो इस वीडियो को देखना आज से ही स्टार्ट कर दें, राइट। चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे एक्सपर्ट लेवल पर हो, दिस वीडियो सर्व्स एवरीवन, राइट। तो इट विल हेल्प एवरीवन। और थोड़ा वक्त लगेगा, जिनको भी आप रेकमेंड करें उनको समझाइएगा कि थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है कि 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, 15 दिन, 30 दिन, कई लोगों के लिए 45 डेज भी हो सकता है, जिनको चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो उनकी समझ में आती जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंटली उनको ये सीरीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।